स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट 90 डेज में। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फिजिक्स का पहला पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने काफी दिनों के बाद आज ये वीडियो अपलोड हो रही है। कुछ प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसके वजह से वीडियो पा रहा था वीडियो अपलोड। तो आज से जो है वीडियो लगातार अपलोड होगी, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए कह रहा है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, मतलब गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नियम देखें, नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1 है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। बस हम समझाएंगे, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा दर्पण, ये मुख्य ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो मुख्य अक्ष ये है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती, ठीक है। मतलब कि पहले नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, यहाँ जैसे दिखाया गया है, ठीक है। नियम नंबर 2 देखें, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये P हो गया, ये F, ये C, कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो किरण होती है वो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे एक देखा जाए किरण, तो इससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है, ठीक है। मतलब कहेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती। नियम नंबर 2 देखिए, जब कोई प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये हुआ नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 3 कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, अगर कोई प्रकाश किरण F से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, वो दर्पण से, चाहे कोई सा दर्पण हो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए मतलब कहने का मतलब हो गया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से हाँ, तो दोस्तों देखिए तीसरा नियम ये कह रहा था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इससे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये था 3 नियम। पहला नियम ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम ये था कि मुख्य वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है, उसी रास्ते से, ठीक। तीसरा ये था कि मुख्य अक्ष मतलब कि मुख्य फोकस से जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम नंबर 3 है, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम अगला पढ़ते हैं।
हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोगों ने गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम पढ़े थे, तो उसी के साथ लगातार जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण के माध्यम से कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो देखिए इसकी 6 स्थितियां हैं। तो हम लोग सभी मेन स्थिति, सभी स्थिति पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, जो कि बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, जब वस्तु जो है अनंत पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखते हैं हम लोग। चलिए फिगर के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। तो फिगर इधर बनाते हैं, ये देखिए अवतल दर्पण ये रहा, ये है P, ये है F और ये कोई 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 वस्तु जो है वो कहाँ है, अनंत पर रखी गई है। मान लीजिए कहीं भी अनंत पर रखी गई है, बहुत होगा। तो क्या होगा, जब ये आपको पता है, नियम पढ़ाए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई वस्तु अनंत पर है, दिखाई तो देगी नहीं, अनंत पे है तो बहुत दूर है, तो उसका हम नहीं बनाते हैं डायरेक्ट। ये एक वस्तु वहां से निकलेगी, एक प्रकाश किरण जो इधर से टकराकर फोकस से होकर जाएगी। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम लोग जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले एक किरण निकलेगी, जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से टकरा के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाएगी। फिर इसके नीचे से भी एक रेखा निकलेगी जो दर्पण से टकरा के फिर कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस F पर बिंदु के आकार का बनेगा। तो कैसे बनेगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, मेन चीज लिखते हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। तो दिखाई गए थे बहुत बिंदु के आकार का ही बनता है। अतः जब वस्तु अनंत पर, आप लिखेंगे ऐसे, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। स्थिति नंबर 1 ये होगी, ठीक। स्थिति नंबर 2 देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है तीसरी होती है, दूसरा भी कभी कभी आ जाता है। दूसरी स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो, ठीक है। तब कैसे बनेगा, तो देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। जो गया मुख्य फोकस, मुख्य ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, मतलब कि कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कोई वस्तु जब वक्रता केंद्र और C के बीच, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो सबसे नियम क्या होता है, एक इससे किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यह से होकर बन जाएगी, ठीक है। एक किरण जो है C से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, और आपको पता है नियम में क्या था कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी पथ से वापस लौट जाती है, ठीक। तो यहाँ पर बिंदु कट किया तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। तो इसका प्रतिबिंब आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के बीच हाँ तो दोस्तों, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के बीच वास्तविक
उल्टा वह वस्तु से छोटा बनेगी। तो दो स्थितियां थी ये, तो पहले दो स्थिति वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग अभी तीसरी स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों तीसरा जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 नंबर में जरूर पूछता है बोर्ड पेपर में, हर साल आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से कैसे बनता है, उसका किरण आरेख खींच के बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे बनेगा, तो चलिए फिगर बनाएंगे। तो फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए जी, ये हो गया ध्रुव, हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता, ठीक है। तो वस्तु को कहां पर रखी गई है, वक्रता केंद्र सी पर रखी गई है। अब वक्रता केंद्र सी पर रखी गई है तो सबसे पहले देखिएगा, वस्तु से एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए, और मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, ठीक है। और एक आपको नियम, तीसरा नियम बताया गया था कि एक किरण निकलेगी जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक इसके नीचे, जस्ट सी के नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे इसमें लिखेंगे, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सी के नीचे वास्तविक कामा उल्टा व वस्तु के बराबर, ठीक है। मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट ये है, हर साल 2 नंबर में जरूरी क्वेश्चन पूछा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब जो है ठीक वक्रता केंद्र के नीचे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वो वस्तु के बराबर होगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वो हम अभी इसको बताने के बाद आपको वो पढ़ा देंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये था तीसरा नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए इसका चौथा स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के बीच हो, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये फिगर बनाते हैं, पहले समझते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। तो किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इसके बीच में रखना है, ऐसे क्या करें हम लोग रख लें, ठीक। तो एक फिगर जो है ऐसी निकलेगी जो किससे निकल जाएगी, मुख्य फोकस F से होकर निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। एक किरण ऐसे होगी और ऐसे होगी निकल जाएगी, और ठीक है। और एक किरण जो होगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और किससे हो जाएगी, दर्पण के समांतर हो जाएगी, और ठीक यहाँ पर इसका जो है इसका प्रतिबिंब ये, ठीक है। तो कैसे आप क्या लिखेंगे, इसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से हम लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के बीच में हो तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच। देखिए उल्टा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये था चौथी स्थिति इसकी, मतलब कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के बीच में हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच वास्तविक उल्टा व, देखिए सीधा ये उल्टा हो गया,
उल्टा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद से हम लोग अगली स्थिति देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस जब पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका देखते हैं। 5वीं स्थिति है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 6वां वाला वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया। तो हमको किस पे रखना है? F पे रखना है। ठीक है, एक रेखा निकलेगी जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी? ये F से होकर ऐसे निकलेगी। ठीक, और एक रेखा निकलेगी जो इससे होकर जाएगी, लेकिन दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है ये पुनः इसी माध्यम में वापस दौड़ जाएगी। तो देखिए समांतर मिल जाएगी नहीं दूसरे को, नहीं पता चल रहा है कहीं कटने के लिए, नहीं पता चल रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या हम मान के चलते हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया, अतः वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये हो गया आपका 5। ठीक, अब स्थिति नंबर 6 देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस F व दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित है, तब जो इसका प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको प्रतिबिंब को तो कैसे रखेंगे? देखिए, एक रेखा निकलेगी जो ऐसे टकरा के इसको ऊपर जाएगी और ऐसे ऊपर, ठीक, और एक रेखा निकलेगी जो ऐसे होती है। ठीक है, और ये देखिए दूर हो रही है। देखिए ये दूर होती जा रही है, क्या दूर हो रही है, तो क्या ये एक दूसरे से कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है, कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन जब डॉट डॉट करके आप पीछे ऐसे बढ़ाते हैं ये, तो यही पे ये उसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, दो बोर्ड पेपर में जरूर आएगा 2 से 3 में। तो क्या लिखेंगे इसका? अतः वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी, आभासी क्यों बना है बताएंगे। आभासी को डॉट डॉट करके मिलाया गया इसलिए आभासी होगा। जहां जहां डॉट डॉट करके मिलाएंगे वहां पे आभासी हो जाएगा। आभासी बनेगा तो सीधा होगा, सीधी सी बात है। देखिए सीधा बन रहा है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हो गया आपके अवतल दर्पण की स्थिति, जो कि आप यहाँ पे सामने जो है खत्म हो रही है। 6 स्थितियां थी, 6 स्थिति में 2 स्थिति, 3 स्थिति काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहली कब, दूसरी स्थिति जब थी कब, किसके अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, और एक तीसरी स्थिति थी जब वक्रता केंद्र C पे रखी जाती थी, और एक ये लास्ट स्थिति है जब वस्तु F और P के बीच में रखी जाती है तब। ठीक है, तो ये तीनों तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड में 1-2 जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग अवतल दर्पण की हटा के किसको जोड़ेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े। ठीक है, जल्दी से। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनना किससे, उत्तल दर्पण द्वारा। एक ही स्थिति मेन होती है, तो वही स्थिति हम मेन बताएंगे। ठीक है, तो मेन जो है ये कभी कभी पूछ लेता है, पूछता नहीं है लेकिन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में कम से कम आएगा। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया P हो गया, ये F हो गया, और ये C मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र हो गई। देखिए क्या होता है, दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं पर भी रखी गई, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं भी रखी जाए, उसका जो वस्तु कहीं भी रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सब सदैव P और F के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हमेशा बनता है। ठीक है ना,
तो देखिएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, गोली दर्पण से मनोत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। कहीं भी वस्तु रखी जाए, एक वस्तु एक रेखा निकले कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मान लीजिए तो उधर निकल गई, लेकिन जब डॉट डॉट करके आप मिलाएंगे ऐसे तो मुख्य फोकस से ऐसे आ जाएगी, ठीक। और एक रेखा निकलेगी जो सी से निकलेगी, सी से चलेगी ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो है किससे हो जाएगी, डॉट डॉट करके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कटा ये प्रतिबिंब बना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, अतः उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच सदैव लिखेंगे, सदैव सदैव ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच सीधा आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा। ये इसका निष्कर्ष हो गया, ठीक है। तो इसको आप समझिए, लिखिए। उसके बाद हम देखिए आभासी प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, सीधा क्यों बन रहा है, उल्टा क्यों बन रहा है, इसको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से हाँ तो दोस्तों देखिए, इससे पहले वीडियो में जो है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया गया था, तो आप इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में अगर जाके दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में फोकस में जाकर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। लेकिन अगर वो जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात होके जाएंगी, लेकिन जो है वास्तव में नहीं मिलेंगी, मतलब कि डॉट डॉट करके मिलाया जाएंगे, मतलब कि वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी, वही क्या कहलाती है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। जैसे फोटो तो जो आपका क्लिक होता है, फोटो तो निकालते हैं आप लोग, तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ना कि आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो आप इसके आगे जो है अभी हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगला हम लोग मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ते हैं, नीचे में परिपाटी का नियम क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए क्या चिन्ह का परिपाटी का नियम होता है, ये समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण में देखिए ऐसे है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये दो अक्षों में बांट देते हैं इसको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बांट दिया, ठीक। अब होता है कि बाएं साइड की दूरियां धनात्मक, दाएं साइड की दूरियां, बाएं साइड की ऋणात्मक होती है, सॉरी, और दाएं साइड की ऋणात्मक होती हैं, और ऊपर की धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक होती है। तो देखिए बाएं साइड में ऋणात्मक है और दाहिने साइड में धनात्मक है, तो मेन यही चीज निकालना है हमको कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, इससे क्या निष्कर्ष निकालना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वो क्या होती है। देखिए लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में क्या है, ऋणात्मक है, यही दूरियां हैं, यही दूरी है, मुख्य फोकस दूरी, मधुमुख्य फोकस दूरी यही है। तो वो अवतल दर्पण की फोकस की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए लेफ्ट साइड में ऋणात्मक और दाएं साइड में तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये जो था आज का जो है चिन्ह परिपाटी का नियम है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए कम किया जा रहा है, धीरे धीरे इसको कई पार्ट में करके बताया जाएगा, पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये था आपका चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो वीडियो को लाइक करें अच्छे लगे तो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।